नमस्कार बच्चों, एक बार से पुनः सत्येंद्र साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। संभवतः आपने सुबह का नाश्ता कर लिया होगा और आप पुनः पहुंच जाइए अब क्रिया पार्ट 3 पे। तो कल आपने पढ़ा था अपघटन या विक्रिया। जैसा का आपको बताया था, अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो इसमें आपको कल समझाया था, कोई भी एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं आज अपघटन अभिक्रिया में। अपघटन अभिक्रिया में पहले हम लेते हैं नंबर 1 पर विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम बाल्टी में भर के विद्युत धारा ले आए और किसी यौगिक को दिखा दी और यौगिक विद्युत धारा को देख के टूट गया। ऐसा नहीं, हम कोई भी जो यौगिक लेते हैं उसको पहले द्रव बनाते हैं, यानी गलित अवस्था लेते हैं, उसकी विलयन बनाएंगे, उसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसमें किसी भी यौगिक की द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अलग यानी छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। यानी इसकी परिभाषा देखें तो जब किसी यौगिक की द्रव या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। यानी जब किसी यौगिक की द्रव या गलित या घुली हुई या विलयन कुछ भी कह सकते हो अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, इसलिए इसे कहते हैं विद्युत अपघटन। क्योंकि इसमें क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। एग्जाम्पल हम देखें तो जल को ले लेते हैं। जल की जब द्रव अवस्था, जल तो द्रव में है ही, लिक्विड होता ही है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार से जल का हो गया विद्युत अपघटन करा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम इसको ले लें तो हम नमक का विलयन लेते हैं 2NaCl। आप इसका नाम भली बात जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ देखिए 2Na सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमारी विद्युत अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट क्या हुई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हो सकता है आपसे बोर्ड में इसकी परिभाषा पूछे, परिभाषा पूछते हुए आपको सीधा यहाँ ऐसे एग्जांपल पर ले आए और कहते 2H2O विद्युत धारा। आगे क्या करना है आपको रिक्त स्थान दे सकता है भरने के लिए, इधर दे दे और आपको इधर रिक्त स्थान दे सकता है, तो आप उसको कंप्लीटली करना है। आप इसको ठीक से परिभाषा समझ लें। या आपको रिक्त स्थान परिभाषा में भी जब किसी यौगिक की द्रव या गलित अवस्था में क्या प्रवाहित की जाती है इसको छोड़ सकता है, वो इसको छोड़ दे तो आप पहले करते हैं तो वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। तो क्या प्रवाहित करते हैं ये आपका ध्यान आपको रखना होगा। अभी हमारे पास समय है, आप चाहें तो इसको पोस्ट करके और रिटर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगला लेते हैं इसी के प्रकारों में विद्युत अपघटन के बाद हम लेंगे ऊष्मीय अपघटन। परिभाषा में कोई अंतर नहीं आता, जब किसी यौगिक की द्रव या गलित अवस्था विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन।
और जब उसको ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है या गर्म करके तोड़ा जाता है तो उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। जब उसको प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो वह प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है, और प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके जब वह छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तीनों में कोई विशेष कहीं भी परिभाषा में अंतर नहीं है। आपने एक परिभाषा याद कर ली, समझ लो आपको तीनों परिभाषाएं कंप्लीटली याद हो जाएगी। दूसरे में हम लेते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया परिभाषा के लिए आपको मैंने बता चुके हैं। वह अभिक्रिया जो आप पसंद हो उसको वह अभिक्रिया जैसे अभिक्रिया आप कुछ भी लिख दो उसी से आपकी परिभाषा बन जाएगी। देखो ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में होता क्या है, किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, यानी उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने पर वह आप छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। यहाँ आप पहले एग्जाम्पल से समझ लें इसको। आप मैंने कल भी आपको कराया था, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसे हम संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं, कितने ताप पर टूट जाता है, 473 केल्विन ताप। इतना ताप देने पर यह क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस होती है, ये गैस का चिन्ह होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया में इसको बंद नहीं किया, बंद पात्र में नहीं है, खुले में करा तो सीधी जा रही है कहां के लिए, वायुमंडल के लिए, फिर वापस आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्रक्रिया चल रही है आपको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म कर रहे हैं इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ गर्म करने पर ये दो उत्पादों में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब हम इसी से इसकी परिभाषा के बारे में, वह अभिक्रिया, इतना तो आपको सब अभिक्रियाओं में लिखना है। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं आप लोग। आप यहाँ आपसे सीधे प्रश्न में यदि वो चाहे तो सीधे प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, किसको गर्म कर रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो आपको ध्यान आना चाहिए अभिक्रिया, फटाक से आप उत्तर मार सकते हैं उसका, कि उस कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बड़े सजगता से आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। इसी के बाद इसी का तीसरा भाग आ रहा है आपके पास। इसी का तीसरा भाग है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यानी इसमें होता क्या है, पदार्थ जो है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाते हैं। इसका तीसरा भाग हो गया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। देखो आप इससे कभी मिले हो पदार्थ, हम लेते हैं HBr, ये हो गया आपका नाम है इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड
ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और हाइड्रोजन और ब्रोमीन इसमें टूट जाता है। हाइड्रोजन विज्ञान में हर समीकरण अपने आप में प्रश्न उत्पन्न कर देता है, तो ध्यान रखें समीकरण में भी यह आपको दिया दे सकता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। यही इससे हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा शुरुआत में आपको एक ही करनी है, एक ही भाषा है, ऐसी वैसी जैसी करना है वो लिख दो उस पर। वह रासायनिक अभिक्रिया, यह आप लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होता क्या है? जिसमें कोई पदार्थ यानी पदार्थ प्रकाश से, यहां किससे ऊर्जा पा रहा है? प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर छोटे छोटे उत्पादों में, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। तो ये टूटना, ये तो सभी में लग रहा है। आपको यहां केवल ध्यान का क्या रखना था? प्रकाश के अपघटन में ये रखना था, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर। और जैसे आपको बताया था विद्युत अपघटन, तो विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर प्रकाश से अपघटन, प्रकाश से ऊर्जा ले रहा है। ऊष्मीय अपघटन तो क्या कर रहा है? वो उसे गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उसे गर्म किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट हुई क्या हुई? अपघटन अभिक्रिया उसके प्रकार से आपकी कंप्लीट हो गई। आज हम बात करते हैं, आपके पास एक पड़ी हुई है संयुग्मन अभिक्रिया। उसको कई नामों से जाना जाता है। देखिए यहां हम बात करेंगे संयुग्मन, संयोजन, योगशील, कई नाम होते हैं उसका, किसी भी नाम से आपको पेपर में पूछ सकता है। यहां इसका नाम दिया है संयुग्मन, इसको हम योगशील भी कहेंगे। और योगशील के बाद इसको हम संयोजन भी कहते हैं। लेकिन यहां सबका अर्थ होता है जोड़ना। संयुग्मन हुआ उसका भी अर्थ हुआ जुड़ना, संयोजन हुआ उसका भी अर्थ हुआ जुड़ना, और योगशील हुआ उसका भी अर्थ हुआ जुड़ना। तो इनमें होगा क्या? कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ, तो इन सबका अर्थ इस अभिक्रिया में हम पूरा अर्थ देखें तो उसका अर्थ निकलता है जोड़ना। क्या निकलेगा? जोड़ना। तो अब हम इसकी परिभाषा बड़े आराम से बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझें आप पहले। जैसे आप ये देखें कार्बन, ये हुआ आपका कार्बन। वायु की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही आप अभी आपको अपघटन अभिक्रिया कराई थी, उसको हम देखें। यहाँ जल के हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन यहां देखें मिलाकर बन रहा है आपका जल बन रहा है। यानी इसमें होता क्या है? दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। यानी उसमें हो रहा है दो या दो से अधिक अभिकारकों का जुड़ना, जुड़ के एक उत्पाद बनाया जा रहा है। यहाँ आप देखो आजकल खूब तुम्हारे बफर चल रहे हैं, और बफर में आपको पूड़ी मिठाई जो भी आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? उसमें क्या मिला हुआ है? आप चाहो तो उसमें शुद्ध देसी भैंस का घी तो नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? उसमें वनस्पति घी। और उस वनस्पति घी को हम कहते हैं डालडा या रिफाइंड। देखिए तो वनस्पति घी का हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें वनस्पति घी में देखिए, यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यह मिल जाता है आपको। इसमें कौन सा डाला जा रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद इसमें हमें जरूरत पड़ती है निकेल उत्प्रेरक। ये आपसे उत्प्रेरकों में आएगा निकेल उत्प्रेरक। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसके बाद बन क्या रहा है आपका? ताप की आवश्यकता करें 473। उसके बाद बन रहा है आपका वनस्पति घी बन रहा है। क्या बन रहा है? वनस्पति
घी। देखिए यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो इसका नाम होता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल, हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका वनस्पति घी, जिसका कि आप खूब आजकल दाल रोटी चूरमा बफर सब मिठाइयों में आपको, पूरी वगैरह में सब में आपको मिल रहा है। तो ये आपका हुआ। इसमें भी क्या हुआ देखिए, यहाँ ये दो अभिकारक मिले और बना क्या, एकल उत्पाद बना। तो इसका इन सभी एग्जाम्पलों से आप बिना रटे परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा कैसे निकालेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। चलो मैं यहां परिभाषा को लिख देता हूं। परिभाषा में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। एक ही पदार्थ एक बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुग्मन, योगशील, संयोजन, किसी भी नाम से आप पूछ सकते हो। तो डरने की बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ी सी मेहनत। आप खाना खा रहे हो, आप हो सकता है आपने सुबह का नाश्ता तो कर लिया होगा। जो बच्चे लेट जगे होंगे वो अभी सुबह के नाश्ते में लगे होंगे, और नाश्ता करते करते इसको पढ़ भी सकते हो आप। यहाँ आपको कहीं बैग लेके और किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना नहीं है, बड़े आराम से आप सारे अपने काम करते रहे और इसको याद भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या इसमें, संयुग्मन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, योगशील संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। आप इसको रिटर्न कर सकते हो 1 मिनट के लिए। हाँ, इसको देख लिया आपने, ये आपकी अभिक्रिया में आज। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो अभिक्रिया आएंगी, अब जो अभिक्रिया आएंगी आपकी, वो अब वेग के आधार पर लेंगे हम। तो आपने देखा होगा कोई तो अपने वाहन को तेज चलाता है, जो अपने वाहन को तेज चलाता है 80, 90, 100 खींच रहा है तो वो तेज हो ही गया। और कोई चलाता है अपने वाहन को 30 या 40, और उससे कम चला सकता है, 20 चला सकता है, क्योंकि वो धीमी गति से चला रहा है, वो अपने पसंद से। ठीक है, तो जो धीमी गति से चला रहा है, तो जैसा उनका नाम होगा वैसी उसकी परिभाषा। इसमें हम आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा उसका अभिक्रिया का नाम तुरंत वैसा ही उसका लिख देंगे, वो बन जाएगी आपकी परिभाषा बन जाएगी। हम बात करेंगे हम वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार के। देखिए, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, किसके आधार पर, वेग के आधार पर। जो तेजी से चलती है वो तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी, और जो धीमी गति से चलती है वो क्या हो जाएगी, मंद अभिक्रिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं तीव्र अभिक्रियाओं की। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल को 80 या 90 खींचते हैं। देखिए, तीव्र अभिक्रिया। अब बताइए इसमें आपको कौन सी परिभाषा रखने की बात है। शब्द लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है शब्द, तीव्र। तीव्र मतलब होता है तेज। क्या होता है, तेज। तो आप इसकी परिभाषा लिख दो बड़े आराम से। वह अभिक्रिया जो तेज गति से, अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। देखिए, वह अभिक्रिया जो अत्यंत तेज गति से, यानी अत्यंत तेजी से
संपन्न होती है। अब बताओ इसमें क्या है, आपने एक शब्द देखा यहाँ, क्या देखा, तेजी से। तो वेब क्रिया वैसी क्रिया जैसी तो आप बना सकते हो, आप इसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्रिया में क्या लिखना है आपको, तो बस एक शब्द लिया तेजी से। तो वेब क्रिया जो अत्यंत तेजी से संपन्न होती है उसे हम कहते हैं तीव्र क्रिया। आपने पढ़ा है एक तीव्र क्रिया का उदाहरण, आपने 5 पार्ट में जरूर पढ़ा होगा। देखिए हम, मैंने भी आपको बता दिया है। यह हम लेते हैं एग्जाम्पल, हम लें तो अम्ल व क्षार की क्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती है कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने में मात्र 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है। अम्ल क्षार, आप यहाँ ये मत करना कि आप कहीं से अम्ल ले आओ और एक बाल्टी अम्ल लेके उसमें 2 बाल्टी क्षार पड़ेगी तो पता पड़ेगा वहां रिएक्शन हो गया, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो गया। ध्यान रखना यहाँ। तो यहाँ अम्ल और क्षार की जो क्रिया है वो इतनी तेज गति से संपन्न होती है कि उसमें 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है। तो इसे हम, ये अपना एग्जाम्पल बन गया, किसका बन गया, तीव्र अभिक्रिया का। जैसे हम देखें यहाँ एग्जाम्पल में, कोई भी अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक ले लिया हमने, ये अम्ल आपका जाना पहचाना है, आप इसको जानते भी हो, हाइड्रोक्लोरिक प्लस। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कास्टिक सोडा, क्षार होता है, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की क्रिया में तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर एक तो लवण बनता है और जल बनता है, ये तो आप परमानेंटली जानते हो। लवण और जल बनेगा, उसको तो आप परमानेंटली जानते हो। ये बन गया नमक और ये बन गया जल। उस हमें बात, ये तो बन रहे हैं आप जानते हो, तो हमें बात करनी है समय की। इसमें समय कितना लगा, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में मात्र 10 की घात -10 सेकंड लगे। इतने कम समय में यह क्रिया संपन्न हो जाती है। इसलिए ये एग्जांपल किसमें आ गया, तीव्र क्रिया में आ गया। किसमें आ गया, तीव्र क्रिया में। दोबारा प्यारे बच्चों देखो यहाँ, यदि बीच में भूख लग रही है तो खाना खा लेना, आपका चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, और आप धीरे धीरे कुछ चबाते भी रहो, वो भी आपके काम में बढ़िया ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। आगे हम इसी के एग्जांपल में दूसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप इसको खूब जानते हो, होता क्या है, पौधे इस क्रिया द्वारा अपना क्या बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं अपने लिए। जो भी इनको हलवा कचौड़ी बनानी होती है, बहुत सारे किस क्रिया द्वारा बनता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें आप पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हो क्या क्या आवश्यकता होती है, तो हमें उनके बारे में जाकर हमें यह देखना है इसका समय कितना लगता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल, इसका अर्ध आयु काल है 10 की घात -12 सेकेंड। कितना इसका, 10 की घात -12 सेकेंड। अब आप बात करेंगे अर्धायु काल भूत कहां से आया, तुमने कभी देखा नहीं, अर्धायु काल इसके बारे में कभी सुना नहीं, ये कहां से निकल बैठा, कोई जिन्न है, भूत है, क्या है, इसके बारे में डरावना नहीं है, लेकिन डरो मत। ये अर्ध आयु काल क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधे अभिकार, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अभिकारकों के आधे भाग का उत्पाद में बदलने में लगा समय होता है अर्ध आयु काल। देखिए होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण, इस क्रिया की बात हो रही है, प्रकाश संश्लेषण में अभिकारकों के आधे भाग, इसमें अभिकारकों का कितना भाग, केवल आधा भाग बदल पाता है। अभिकारकों के 1/2 भाग का उत्पाद में
बनने में लगा समय कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। यानी आधा भाग जो आधे भाग अभिकारक का उत्पाद बन जाता है तो हम उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। फटाफट इसको 1 मिनट में आपको उतारना चाहिए तो इसको उतार सकते हैं, 1 मिनट उतार सकते हैं इसको। क्लियर हो गया हुआ आपका? देखिए यहाँ आज आपकी अक्रिया है। मैं आपसे अगले वीडियो में आपका थोड़ा सा डिवाइड और करूंगा। इसमें समय बढ़ा के क्या करना है मुझे, हर पार्ट में से आपके लिए जो बोर्ड से संबंधित प्रश्न निकलेंगे पहले मैं उन प्रश्नों को हल कराया करूंगा। जैसे हमारा 6 पार्ट चल रहा है, अभिक्रिया है, उत्प्रेरक रह गया, इसमें हमें उत्प्रेरक कराना है और हम इस उत्प्रेरक को कल खत्म कर देंगे। उत्प्रेरक यानी इसमें पूरे पार्ट में से आपको 10 यानी 10 से कम प्रश्न निकाल के और उनको बोर्ड पर हल कराएंगे और 100% गारंटी है बोर्ड में कोई भी प्रश्न उन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। आप बड़े शांति से इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों को, जो आपके मित्र आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी ज्ञान करें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। कोरोना देवता चल रहा है, उसकी अगरबत्ती लगाते रहे। आपको समय मिल रहा है, खूब समय मिल रहा है, कोर्स इधर कम हो रहा है। ठीक है, अपना भोजन करें, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।